2012 में इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई थी जिसकी वजह से इंडियन पॉलिटिकल सर्कल्स में एक भगदड़ सी मच गई थी। मनमोहन सिंह जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ये बोलना पड़ा था कि लोगों को ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या था उस न्यूज़ रिपोर्ट में? इंडिया में एक मिलिट्री कू की पॉसिबिलिटी। Our top story. It's a sensational claim by senior Congress leader Manish Tiwari. The former Information and Broadcasting Minister has said the controversial news item about the possible military coup in Delhi, published by the Indian Express in 2012, was unfortunate but true. इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि 16 जनवरी 2012 की रात में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देखी थी एक की मिलिट्री यूनिट में। ऐसा यूनिट जो हिसार में बेस्ड है और वो दिल्ली की तरफ जा रहा था। ऐसे ही मूवमेंट्स उन्होंने एक और मिलिट्री यूनिट में देखी थी। इसके बाद पीएम और डिफेंस मिनिस्टर को तुरंत नोटिफाई किया गया और पुलिस को चेक पोस्ट बनाने के लिए बोला था ताकि वो इन यूनिट्स की मूवमेंट को स्लो डाउन कर पाए। फिर इंडियन आर्मी के डीजीएमओ को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने कहा कि एक्चुअली एक रूटीन एक्सरसाइज थी इंडियन आर्मी की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए फॉग के दौरान। फिर कुछ ही दिन बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और मैटर को उधर ही दबा दिया गया। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में ऐसी स्टोरी सुनना बहुत ही सरप्राइजिंग है, पर हमारे नेबर्स पाकिस्तान के लिए ऐसी स्टोरीज यूनिक नहीं है। 1947 से पाकिस्तान में 3 सक्सेसफुल मिलिट्री कूज हो चुके हैं और बहुत लोगों को लगा था कि इंडिया में भी ऐसा ही कुछ होगा। इनफैक्ट जब एक टाइम्स कॉरेस्पॉन्डेंट नेविल मैक्सवेल इंडिया के 1967 वाले जनरल इलेक्शंस कवर कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि वो जनरल इलेक्शंस इंडिया के लास्ट जनरल इलेक्शंस होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? बहुत लोग बोलते हैं कि इंडियन आर्मी एक 250 साल पुरानी हाईली प्रोफेशनल और हाईली डिसिप्लिन्ड आर्म फोर्स है जो कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगी। 1946 में इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ ने जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि इंडियन आर्मी को पता है कि उनका काम केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। जनरल करियप्पा जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने अपने ट्रूप्स को एक लेटर में कहा था कि पॉलिटिक्स इन द आर्मी इज अ पॉइजन, कीप ऑफ इट। पर इस प्रोफेशनल नेचर की वजह से हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इंडिया में कोई मिलिट्री कूज क्यों नहीं हुए और पाकिस्तान में क्यों हुए, क्योंकि जो सारे सीनियर ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग तो एक ही जगह होती थी और 1947 से पहले तो उन्होंने एक साथ ही सर्व किया था। और ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को इंडियन सिविलियन गवर्नमेंट बहुत पसंद थी। इनफैक्ट जनरल करियप्पा ने अपनी रिटायरमेंट के बाद कई बार आर्ग्यू किया कि जब तक इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक इमरजेंसी लागू होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करना चाहिए। इसीलिए स्टीवन विल्किंसन जो एक पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर है येल यूनिवर्सिटी में, कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म नहीं बल्कि 3 रीजंस हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया में मिलिट्री कूज क्यों नहीं हुए और पाकिस्तान में क्यों हुए। 1953 में लाहौर में एंटी अहमदी राइट्स हुई थी जिनको उधर की सिविलियन गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई थी। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए उधर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था और आर्मी फिर इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाई थी। पर इस सिचुएशन कंट्रोल करने के बाद भी आर्मी उधर से गई नहीं। उन्होंने कई काम करे, जैसे बिल्डिंग्स पेंट करी, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स फिक्स करे, पेड़ लगाए और रोड्स ठीक करी। बेसिकली उन्होंने वो काम करे कुछ ही दिनों में जो सिविलियन गवर्नमेंट उधर की सालों लगा देती थी। इसीलिए 1958 में जब उधर की सिविलियन गवर्नमेंट पूरी तरह नाकाम हो गई थी तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ने पूरे पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था। और जब उन्होंने ऐसा किया तो कई लोग एक्चुअली खुश थे। वो ये कहते थे कि अब तो पाकिस्तान में माशाल्लाह हो गया, क्योंकि कई लोगों का सिविलियन गवर्नमेंट से पूरी तरह भरोसा उठ गया था। और 1958 के बाद पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ जाने लगा। मिलिट्री की रिस्पेक्ट में सिविलियन गवर्नमेंट लेस इफेक्टिव क्यों थी? क्योंकि पाकिस्तान के सिविलियन इंस्टीट्यूशंस नए थे और वीक थे। कई सिविलियन इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान को पूरी तरह नए बनाने पड़े पार्टीशन के बाद, जैसे एक नया कैपिटल कराची में। इस कैपिटल को बनाने के लिए पाकिस्तान को मैन पावर और गवर्नमेंट रिकॉर्ड दिल्ली से ट्रांसफर करने पड़े थे और ऐसे कामों के लिए उनके पास ना ही मैन पावर थी ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पास बस 150 ही सिविल सर्वेंट्स थे और इंडिया के पास 1400। जहां पाकिस्तान के पास अनडिवाइडेड इंडिया का 23% लैंड मास था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास बस 17% ही थी। और टैक्स इनकम जो मेनली इंडस्ट्रीज से आती थी वो सारी ही इंडस्ट्रीज इंडिया में थी, क्योंकि इंडिया के पास ही लार्जेस्ट सिटीज थी अनडिवाइडेड इंडिया की, दिल्ली, बॉम्बे और कैलकाटा। इसके अलावा जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी पाकिस्तान की जो इन इंस्टीट्यूशंस को रन कर रही थी, वो ना ही एक्सपीरियंस थी और ना ही उनका इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था एज कम्पेयर टू कांग्रेस पार्टी इंडिया में।
1936-37 प्रोविंशियल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग किसी भी प्रोविंस में कोई गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी, इसीलिए वो गवर्नेंस में इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी और पूरी तरह मोहम्मद अली जिन्ना पर ही डिपेंड कर दी थी। इस डिपेंडेंसी के बुरे रिजल्ट्स हमने देखे 1948 के बाद, जब मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई थी। इंडिपेंडेंस के पहले 9 साल में पाकिस्तान के 4 प्राइम मिनिस्टर थे, 4 गवर्नर जनरल और 1 प्रेसिडेंट। बिना कॉन्स्टिट्यूशन और बिना किसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के उधर गवर्नेंस अच्छी तरह हो नहीं पाई और इस गवर्नेंस गैप को फिल करने के लिए आर्मी को अंदर आना पड़ा। अब अगर इस सिविलियन गवर्नमेंट को आर्मी से कंपेयर करें तो आर्मी एक वेल ऑयल्ड यूनिट थी। इसके पीछे मेन रीजन ये था कि आर्मी उधर की वेल फंडेड थी। इंडिपेंडेंस के बाद कई पॉलिसी मेकर्स को डर था कि पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इंडिया से, यानी कि इंडिया पाकिस्तानी स्टेट को एग्जिस्ट ही करने नहीं देगा। इसीलिए इंडिपेंडेंस के पहले कुछ सालों में पाकिस्तान का 70% बजट उनकी मिलिट्री की तरफ जाता था। दूसरा रीजन जो पाकिस्तानी आर्मी की इफेक्टिवनेस को एक्सप्लेन करता है वो है उधर की पंजाबी डोमिनेशन। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन आर्मी पंजाबी से डोमिनेटेड थी। वर्ल्ड वॉर से पहले 1939 में इंडियन आर्मी के 60% ट्रूप्स पंजाबी थे, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने इंडियन आर्मी को ऐसे डिज़ाइन किया था कि आर्मी ब्रिटिश लोगों को लॉयल रहे, ना कि इंडियन लोगों को। इसके लिए आसान तरीका ये होता है कि मेजॉरिटी लोगों पर रूल करने के लिए वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आर्मी के लिए लोगों को हायर करती हैं। ऐसा उन्होंने इंडिया में ही नहीं बल्कि इराक और म्यांमार में भी किया था। पर पार्टीशन के बाद चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि पंजाबी मुस्लिम ट्रूप्स इंडिया से पाकिस्तान चले गए, जिस वजह से पंजाबी रिप्रेजेंटेशन इंडियन आर्मी में घट गई और हो गई 32%। ये अभी भी सिग्निफिकेंट था, पर अब कम से कम कोई एक स्टेट मेजॉरिटी में नहीं थी इंडियन आर्मी में। और पाकिस्तान में जहां पंजाबीज की पॉपुलेशन थी 25%, उनका आर्मी में शेयर था करीब 72%। और ईस्ट पाकिस्तानीज जिनकी पॉपुलेशन थी 55%, उनका तो ऑलमोस्ट कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था आर्मी में। इंडियन आर्मी के केस में इंडिया की रिलीजियस और कास्ट डिवर्सिटी काम आई। इंडियन आर्मी में 32% लोग पंजाब से थे, पर इस 32% में से भी 18% सिख थे और 14% हिंदू। और सिख्स में भी 75% सिख जाट सिख थे और दूसरे लोग रामदासिया और मजहबी सिख्स थे। इसके अलावा इंडियन इन्फेंट्री में 20% ट्रूप्स गोरखा रेजिमेंट से थे, जो एक बफर की तरह काम आई। पार्टीशन की वजह से भले ही इंडियन इन्फेंट्री में पंजाबी डोमिनेशन कम हो गई हो, पर सीनियर ऑफिसर्स में पंजाबी डोमिनेशन परसिस्ट करती रही। विल्किंसन के हिसाब से पार्टीशन के बाद आधे से ज़्यादा सीनियर ऑफिसर्स इंडियन आर्मी में पंजाब से थे। इसीलिए शायद इंडियन गवर्नमेंट ने एक डी फैक्टो रूल बना दिया कि कम से कम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन, जो हाईएस्ट पोजीशन है इंडियन आर्मी में, वो किसी एक कम्युनिटी को ही ना जाए। इसीलिए 1947 से 1975 तक बस एक ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पंजाब से लिया गया। कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव बिहेवियर की वजह से उन्होंने ये इंश्योर किया कि कोई सिंगल कम्युनिटी इंडियन आर्मी में डोमिनेट नहीं कर पाएगी। और इसका मेन रीजन ये था कि कांग्रेस की खुद की ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत डिवर्स थी, जिसकी वजह से वो कई इश्यूज को टैकल कर पाए जिनको अगर सॉल्व नहीं किया जाता तो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल हो सकती थी। जैसे 1951 में उन्होंने रिलीजन बेस्ड इलेक्टोरेट्स को बैन कर दिया, यानी कि हिंदू, मुस्लिम और सिख लोगों के लिए अलग सीट्स नहीं होंगी। उसके बाद उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशंस भी दी और फिर 1953 में उन्होंने अग्री कर लिया आंध्र प्रदेश के क्रिएशन के लिए। कांग्रेस पार्टी की डिवर्सिटी की वजह से ही वो ऐसे डिसीजंस ले पाए, जिसकी वजह से इंडिया में रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड टेंशंस कुछ हद तक कंट्रोल हो पाई। वहीं पाकिस्तान में मुस्लिम लीग में इतनी डिवर्सिटी नहीं थी, जिस वजह से उधर की सिविलियन गवर्नमेंट कई डिसीजंस यूनिलैटरली ले लेती थी। जैसे उन्होंने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, इवन दो उधर की 55% पॉपुलेशन जो ईस्ट पाकिस्तान में थी वो उर्दू नहीं बोलती थी। उनको लगा था क्योंकि उनके मोस्ट सिटीजन्स मुस्लिम हैं, ऐसी लैंग्वेज या फिर एथनिक बेस्ड टेंशंस उधर क्रिएट नहीं होंगी। लेकिन जैसे हमने 1971 में देखा, उल्टा ऐसी टेंशंस और बढ़ गई। कांग्रेस पार्टी लीडर्स स्पेशली जवाहरलाल नेहरू ने कई स्टेप्स उठाए इंडिया में मिलिट्री कू की पॉसिबिलिटी मिनिमाइज करने के लिए। जैसे 3 मूर्ति हाउस, जो इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन आर्मी चीफ का आलिशान बंगलो होता था, उसको फिर इंडिपेंडेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस में तब्दील कर दिया गया। अब ये बहुत ही सिंबॉलिक स्टेप है, पर यह दर्शाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी में पावर किसके पास है। इंडिया के पहले डिफेंस सेक्रेटरी हीरूभाई पटेल ने यह भी अनाउंस किया कि स्टेट फंक्शंस में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स सीटिंग हायरार्की में इलेक्टेड पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट से नीचे होंगे।
1955 से पहले आर्मी चीफ सुपीरियर होते थे और उनकी पोजीशन को कमांडर इन चीफ कहा जाता था, पर 1955 में एक नई पोजीशन बनाई गई जिसको बुलाया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनकी स्टेटस नेवी और एयरफोर्स चीफ के बराबर थी। फिर आर्मी की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाई गई। इंडिपेंडेंस से पहले सारे एक्सपेंडिचर डिसीजंस आर्मी के खुद का एक मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट लेता था, पर इंडिपेंडेंस के बाद आर्मी को डिफेंस मिनिस्टर के अंडर लाया गया और सारे एक्सपेंडिचर डिसीजंस डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आ गए। फिर जवाहरलाल नेहरू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन के थ्रू इंटेलिजेंस ब्यूरो को आर्मी जनरल्स पर नजर रखने के लिए भी कहा। नेहरू गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आया 1962 में, जब चाइना के अगेंस्ट वॉर हारने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ को 80% इंक्रीज करेंगे, जो सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस को बिगाड़ सकता था। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी स्ट्रेंथ बढ़ाई। चाइनीज वॉर से पहले इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस का साइज था 29,000, जो बढ़कर हो गई 202,000 1972 तक। पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास कभी इतना हैवी इक्विपमेंट नहीं था, इसलिए हम उनको आर्मी से कंपेयर नहीं कर सकते, पर उनकी वजह से आर्मी की इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट कम हो गई, जिसकी वजह से आर्मी और जनरल पब्लिक का इंटरेक्शन भी मिनिमम हो गया। और फाइनली जहां कई कंट्रीज जैसे म्यांमार रिटायर्ड जनरल्स को सिविलियन गवर्नमेंट में यूज करती थी उनके एक्सपीरियंस के लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने रिटायर्ड जनरल्स को डिप्लोमेटिक मिशन के लिए बाहर भेज दिया, इसी पब्लिक कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आर्मी इफेक्टिवनेस और आर्मी डोमिनेंस के बीच में बहुत ही फाइन लाइन होती है। कई लोग कहते हैं कि 1950s में जो चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस करे थे नेहरू गवर्नमेंट ने, उसी की वजह से इंडिया 1962 वॉर में हार गई थी। और इस फाइन लाइन को मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग होगा हर इंडियन सिविलियन गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट के लिए, जब हमारी इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स बहुत हाई है। क्योंकि हम में से ये कोई भी सुनना नहीं चाहेगा कि कुछ मिलिट्री यूनिट्स जो हिसार में बेस्ड हैं वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ आ रहे हैं।